हम डिस्कस करने वाले हैं एमए ज्योग्राफी के अंदर भारत के वृहद भूगोल के अंदर अति लघुतरात्मक प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें अपना ये तीसरा वीडियो चल रहा है। तो इसके अलावा यानी कोविड-19 की वजह से पेपर के जो पैटर्न के अंदर जो छोटा किया गया है, जिसके अंदर यानी पेपर पहले 3 घंटे का होता था, अब 2 घंटे का हो गया है। तो उसमें क्वेश्चनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है, जिसके अंदर सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भाग ए के अंदर यानी पहले भी 10 क्वेश्चन आते थे और अब भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये पार्ट है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए मैं इन प्रश्नों पर विशेष फोकस कर रहा हूं ताकि इन प्रश्नों के माध्यम से आप अच्छे यानी अंकों से उत्तीर्ण हो सके। इसके अलावा यानी बी पार्ट के अंदर पहले 5 क्वेश्चन यानी हल करने होते थे, तो अब की बार 4 प्रश्न है वो हल करने हैं, तो 1 प्रश्न की कटौती इसके अंदर की गई है। इसके अलावा जो सी पोर्शन है उसके अंदर यानी पहले यदि हम बात करते हैं तो यानी 3 प्रश्न हल करने होते थे, तो अब की बार 1 ही प्रश्न हल करना है। तो यानी भाग ए और बी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, यानी हाई स्कोरिंग रहने वाला है। तो इसीलिए यानी इसके बाद अपने जो बी पोर्शन है उन प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे। हालांकि ये प्रश्न क्लास में यानी पूर्ण करवाए गए हैं, लेकिन चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है तो उसमें एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम देखेंगे कि सिंचाई से क्या तात्पर्य है भाई, यानी 2 नंबर का प्रश्न इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो देखिए यानी कृत्रिम विधि के द्वारा, यानी कृत्रिम विधि कौन से, इसके अंदर आपके कुएं हो सकते हैं, कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, झरने, कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के साधन हैं। तो यानी कृत्रिम विधि के द्वारा पौधों या कृषि फसलों को जल उपलब्ध करवाने की जो मुख्य रूप से क्या है विधि को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। और भारत जैसे जो उष्ण मानसूनी जलवायु दशाएं हैं वहां यानी एक फसल तो मानसून सीजन के अंदर पक जाती है, लेकिन बाकी समय के अंदर वर्षा के अभाव के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर कृषि नहीं होती है। तो वहां यानी बहुफसली प्रणाली अपनाने के लिए सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो सीधा शास्त्रीय उत्तर देना है कि यानी कृत्रिम विधि के द्वारा, और कृत्रिम विधि के ब्रैकेट में डाल दो कुएं, तालाब, नहरें और मुख्य रूप से क्या है यानी बावड़ियां और झरनों के द्वारा पौधों या कृषि फसलों को जल उपलब्ध कराने की जो विधि है उसको हम सिंचाई कहते हैं। और भारत जैसे उष्ण मानसूनी जलवायु वाले यानी देश के लिए यानी सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि यानी व्यापारिक फसलों के उत्पादन करने के लिए, कृषि की आय को वृद्धि करने के लिए या मुख्य रूप से बहुफसली प्रणाली को अपनाने के लिए कृषि की आवश्यकता बहुत ही है। इसके अलावा वर्षा अनियमित होती है, अनिश्चितता पाई जाती है, मानसून में विभंगता इसके अंदर पाई जाती है। तो इन सारी समस्याओं के तोड़ के रूप में, एक पूरक के रूप में सिंचाई को किया जाता है। तो ये हो गया बेसिकली सिंचाई। दूसरा हम बात करते हैं कि सिंचाई का भी भारत में अलग अलग है, जैसे राजस्थान में अधिकांश कुएं नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है, उत्तर भारत में यूपी बिहार के अंदर कुओं के साथ नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, दक्षिण भारत में तालाबों का प्रयोग सिंचाई के अंदर प्रमुख रूप से किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग प्रकार के सिंचाई के साधन है। कई क्षेत्रों में 2 या 3 साधनों से, नहरों से भी जल से सिंचाई होती है, कुओं से भी हो रही है, नलकूपों का भी प्रयोग उसके अंदर किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं झूमिंग कृषि, जिसको हम शाखांतरित कृषि भी करते हैं। तो यह कृषि की प्राचीन विशेष मुख्य रूप से क्या है
यानी कृषि पद्धति है जिसमें आदिम तरीके से क्या है वहां की जो वनस्पति है और उसको क्या है झाड़ झंखाड़ को साफ करके उसके अंदर यानी प्राचीन जो उपकरण है हल कुदाली के द्वारा यानी आदिम जनजातियों के द्वारा वहां पूरे यानी खुदाई कर उसमें बिखेर दिया जाता है और फिर क्या है जैसे ही वो फसलें कर यानी पक जाती है उसको काट लिया जाता है। और ये कृषि विधि आज नहीं आज से 7000 वर्ष पूर्व भी मुख्य रूप से होती रही है और उत्तर पूर्व भारत के अंदर इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्व भारत में इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है वहां इसको झूमिंग कृषि को क्या है कुमारी के नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि को क्या है कुमारी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में इस कृषि को वालरा कहते हैं। क्या कहा जाता है वालरा। स्थानांतरित कृषि को यानी वालरा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है वहां स्थानीय नामों से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको क्या है प्रमुख रूप से पेंडा है बीवर के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है। वहीं हम बात करते हैं कि वियतनाम देश है अपना पड़ोसी देश वियतनाम है जो हम बात करते हैं उसको वहां इस स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। मलेशिया है वहां इसको लगान नाम से जाना जाता है। मैक्सिको है वहां इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो सटीक उत्तर देना है कि यह कृषि की एक आदिम यानी तरीका कह सकते हैं जिसमें मुख्य रूप से क्या आदिम जनजातियों के द्वारा यानी पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में सीमित भूभाग पर वन संपदा को वहां को झाड़ झंखाड़ को साफ कर उनको जलाकर वहां 2 से 3 साल ये कृषि करते हैं। जैसे अनुरूप हो जाता है दूसरी जगह पर स्थानांतरित कृषि ये करते हैं। तो जिसमें मुख्य रूप से क्या है यानी अन्न का ही उत्पादन को खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन विशेष रूप से इसके अंदर किया जाता है। तो इस प्रकार ये स्थानांतरित कृषि को यानी राजस्थान में वालरा और उत्तर पूर्व भारत में इसको झूमिंग इसको स्लैश व बर्न कृषि भी कहा जाता है। यानी इसको यानी वनस्पति को वहां से काट छाट कर जला दिया जाता है फिर उस पर 2-3 साल कृषि की जाती है। जैसे अनुरूप हो जाती है दूसरी जगह पर वही क्रिया प्रोसेस किया जाता है तो उसको यानी स्थानांतरित कृषि झूमिंग कृषि स्लैश या बर्न कृषि या राजस्थान में इसको वालरा कृषि और पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है झूमिंग कृषि को। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चाय व कॉफी या जिसको कहवा भी कहते हैं के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं के बारे में बताइए भी क्या क्या ये यानी बाय ऑप्शन के अंदर भी आ सकता है। इसकी प्रकृति थोड़ी बड़ी है और छोटी पूछे तो शिक्षा इसका उत्तर मुख्य रूप से देना है। तो पहली बात तो चाय और कॉफी दोनों ही बागाती फसलें हैं और यदि हम बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का है पौधा। चाय के बारे में बात करते हैं चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है जिसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और तापमान भी कितना होना चाहिए यदि हम बात करते हैं तापमान की तो तापमान होना चाहिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। लेकिन 15 डिग्री सेंटीग्रेड से जो कम तापमान है विशेष तौर पर शीत ऋतु में उसके लिए हानिकारक रहता है क्योंकि पाला पड़ने की संभावना उसके अंदर ज्यादा इसके अंदर होती है। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर वर्षा कितनी चाहिए। चाय की फसल के लिए वर्षा चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर यानी 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए चाहिए। इसके अलावा फिर बात करते हैं मिट्टी की तो मिट्टी चाहिए इसके अंदर दोमट मिट्टी जिसमें अम्लीय पदार्थों की क्या हो प्रधानता हो यानी अम्लीय प्रवृत्ति की होनी चाहिए यानी जो हल्की दोमट मिट्टी होती है। इसके अलावा चाय बागाती फसली है और उसके अंदर कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर बारिश होनी चाहिए। ऐसा नहीं अचानक इसके अंदर लंबे समय तक वर्षा जब होगी तो उसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है इस क्षेत्र के अंदर ढालू भूमि होनी चाहिए
यदि ढालू भूमि नहीं होगी तो उसकी जड़ों में पानी लंबे समय तक ठहरेगा तो उनकी जड़ें सड़ जाती है, गल जाती है। और भारत में बात करते हैं, भारत में पूर्वोत्तर भारत के अंदर यानी सबसे ज्यादा चाय असम चाय उत्पादन करता है। भारत की लगभग 52% चाय असम उत्पादन करता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल है, लगभग 25% चाय का उत्पादन है वो करता है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाला और इधर ये पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर चाय का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। तो चाय के लिए शिक्षा उत्तर देना, चाय बागाती यानी फसल है और मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है और इसके लिए तापमान चाहिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा चाहिए इसके अंदर 150 से 250 सेंटीमीटर, फिर चाहिए मिट्टी, दोमट मिट्टी चाहिए, ढालू भूमि प्रमुख रूप से क्या है चाहिए। फिर बात करते हैं यानी कॉफी, जिसको कहवा भी कहते हैं। तो कहवा की यदि हम बात करते हैं, यह भी मुख्य रूप से क्या है यानी बागाती फसल है जो अबिसिनिया मूल का, एबीसीनिया मूल का पौधा है, यानी अबिसिनिया मूल का मुख्य रूप से क्या है पौधा है। और भारत के अंदर यानी सर्वाधिक जो कॉफी का उत्पादन करता है कर्नाटक राज्य है। और भारत में यानी भारत की 90% कॉफी का उत्पादन केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये राज्य भारत की लगभग यानी 80 से 85% यानी कॉफी का उत्पादन यही राज्य करते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय दशाएं ये वाला जो बेल्ट है यानी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाला, क्योंकि नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की जो पहाड़ियां, कोडमम की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के अंदर यानी मुख्य रूप से यानी अधिक ऊंचाई पर ढालू भूमि पर यानी अनुकूल दशाएं पाई जाती है इसके लिए, कॉफी के लिए। तो उस क्षेत्र, क्योंकि उष्ण व आर्द्र जलवायु का ये यानी पौधा है और यहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, समकालीन प्रभाव रहता है, तो जिसके कारण यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है यानी ये कॉफी की फसल प्रमुख रूप से उत्पादित होती है। फिर बात करते हैं कि कॉफी की फसल के लिए तापमान क्या चाहिए। तो तापमान चाहिए 16 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इस फसल के लिए होना चाहिए। फिर बात करते हैं वर्षा की, तो वही 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर, ये 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए इस फसल के लिए। यानी तापमान 16 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 से लेकर 250 सेंटीग्रेड। फिर बात करते हैं मिट्टी, तो मिट्टी में चाहिए लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी प्रमुख रूप से क्या है इसके लिए सर्वोत्तम में मानी जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यानी ये जो कॉफी की फसल है उसके अंदर यदि आर्द्र उष्ण जलवायु होगी तो कोमल पत्ते आएंगे और उसके कारण यानी वो उसकी चुनाई होती है। तो सस्ता श्रम भी चाहिए चाय के लिए भी और कॉफी के लिए, यानी मानवीय श्रम शक्ति सस्ती चाहिए, कुशल श्रम शक्ति इसके अंदर चाहिए। इसके अलावा यानी तेज धूप कॉफी की फसल के लिए हानिकारक है, पाला भी चाय की तरह इसको भी हानिकारक है, हिमवर्षा भी कॉफी की फसल के लिए हानिकारक है, जो ज्यादा लंबा सूखा होता है वो भी इस फसल के लिए हानिकारक होता है। और कॉफी की 2 किस्में होती है, अरेबिका और रोबस्टा किस्म की मुख्य रूप से क्या है कॉफी की 2 किस्में पाई जाती है। तो इस प्रकार कॉफी के अंदर यानी अबिसिनिया मूल का पौधा है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्रमुख रूप से क्या है यानी ये केरल, ये कर्नाटक, ये तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में भारत की 85% कॉफी उत्पादन होती है। फिर बात करते हैं तापमान 16 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 से 250, लैटेराइट मिट्टी, सस्ता श्रम, और चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है जिसमें नीलगिरी, अन्नामलाई है और इलायची की जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ इस फसल के लिए यानी लाभदायक रहता है। तो अपने क्या होगी चाय व कॉफी होगी, झूमी कृषि होगी, सिंचाई के साधन होंगे। और अब हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के जो 4 बड़े महानगर हैं, कौन कौन से, ये इधर आ जाता है दिल्ली, इधर आ जाता है आपका मुंबई, यहाँ आपका आ जाता है चेन्नई और यहाँ आ जाता है कोलकाता। तो इनको 4 से 6 लाइनों के द्वारा यानी
राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाली यानी बहुप्रशिक्षित परियोजना थी, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। जो यदि हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की तो 5846 किलोमीटर लंबी है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 महानगरों को जोड़ने वाली बहुप्रशिक्षित योजना थी, जो 5846 किलोमीटर लंबाई के अंदर 4 से 6 लाइनों के द्वारा इसको मुख्य रूप से क्या है राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें लगभग क्या है 27,000 करोड़ रुपए मुख्य रूप से क्या है इस परियोजना के अंदर प्रमुख रूप से क्या है लागत आई। तो सीधी सी बात है, जैसे ये हो गया, ये यहां से ये दिल्ली है, दिल्ली से देखो यहां से ये जोड़ा गया है, ये हो गया मुंबई, यहां से फिर देखें ये उधर हो गया चेन्नई, इधर हम चलते हैं चेन्नई से ये इधर हो गया कौन सा कोलकाता, कोलकाता से फिर ये आपस में इस तरीके से क्या है दिल्ली को जोड़ा गया है। इस प्रकार 4 बड़े दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और फिर इसको दिल्ली, तो इन 4 महानगरों को 4 से 6 लाइनों में जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 27,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। और इस प्रकार इसके अंदर भी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पर टिप्पणी देखिए भारत के चारों कोनों को भी यानी राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा गया है, उसको हम यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। देखिए उत्तर में ये यहां से दिखाया गया, यानी ये श्रीनगर है, श्रीनगर से लेकर दक्षिण के अंदर यदि हम बात करते हैं तो कन्याकुमारी आ जाता है। फिर हम बात करते हैं पश्चिम के अंदर यहाँ पोरबंदर आ जाता है, और यानी पूर्व के अंदर असम का जो सिलचर आ जाता है। तो इस प्रकार यानी उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ श्रीनगर आ जाता है, यहाँ कन्याकुमारी आ जाती है। इधर हम बात करते हैं तो पोरबंदर आ जाता है, और इस साइड के अंदर हम बात करते हैं तो सिलचर आ जाता है। तो इन 4 यानी भारत के चारों कोनों को यानी राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाली परियोजना थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है इनकी कुल लंबाई है 7300 किलोमीटर, कितनी 7,300 यानी किलोमीटर की लंबाई वाली जो भूप्रशिक्षित परियोजना है वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो ठीक उत्तर देना है कि भारत के यानी चारों कोनों, उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में यानी पोरबंदर से लेकर और इधर असम का जो सिलचर को जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो परियोजना है उसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और इस कॉरिडोर की लंबाई है 7300 किलोमीटर की लंबाई में ये कॉरिडोर है वो फैला हुआ है। तो ये हो गया अपना चौथा पर्सन। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड बेसिकली है क्या, उस पर हम बात करते हैं, जिसको हम जीटी रोड भी कहते हैं, जीटी रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो यानी भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय यानी महामार्ग था, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के काल में प्रमुख रूप से क्या है इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया था।
और यह राष्ट्रीय राजमार्ग है वो मुख्य रूप से क्या है, इधर से लाहौर से होता हुआ अमृतसर, और अमृतसर से हम बात करते हैं यहां से आता हुआ यानी लुधियाना के बाद यानी दिल्ली होता हुआ यानी इधर प्रमुख रूप से चंडीगढ़ और जो होते हुए मुख्य रूप से क्या है यानी हावड़ा, पहले ढाका तक जुड़ा हुआ था ये राष्ट्रीय मार्ग। और वर्तमान में देखें तो मुख्य रूप से क्या है, इसको दो भागों में बांट दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग एक जो मुख्य रूप से दिल्ली से अमृतसर तक, दूसरा ये राष्ट्रीय राजमार्ग दो का निर्माण कर दिया गया। तो इसको यानी भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग NH 1 है और उसका बाद दो यानी 1 और 2 में डिवाइड कर दिया गया, और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने मुख्य रूप से क्या है यानी 16वीं शताब्दी के अंदर यानी मुख्य रूप से इसका निर्माण करवाया था। फिर हम बात करते हैं ये ग्रैंड ट्रक रोड है भारत का यानी मुख्य रूप से हम बात करते हैं सबसे पुराना है जो यानी यहाँ यानी लाहौर से लेकर यानी हावड़ा या पहले ढाका तक मुख्य रूप से क्या है जड़ा हुआ था। तो पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश यानी तीनों पहले संयुक्त थे, तो संयुक्त रूप से ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। और वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो जैसे ग्रैंड ट्रक रोड हो गया, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो उसके ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है। तो NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो आपको क्लास में करवाया जा चुका है। पहले यानी NH 23 था तो वाराणसी से कन्याकुमारी था, और कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ दिया, तो ये यानी जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का पार्ट के रूप में इसको यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। 44 जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है, इसकी कितनी लंबाई है वो आप पर मैं छोड़ता हूं, मैंने बता दिया कन्याकुमारी से श्रीनगर तक ये जुड़ा हुआ है। NH 44 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले NH 7 था जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जुड़ा हुआ था। तो ये हो गया ग्रैंड ट्रक रोड। अब ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि या महान जनसंख्या विभाजक दशक पर टिप्पणी लिखिए। देखिए भारतीय जनगणना इतिहास के जो आंकड़े हमें मिलते हैं यानी लगभग 1872 में जब लॉर्ड मेयो की इसमें जनगणना हुई, उसके से लेकर वर्तमान 2011 के जो आंकड़े आए हैं अब तक देखें तो एक दशक ऐसा था जिसमें जनसंख्या के अंदर गिरावट आई थी। वो दशक कौन सा था? 1911 से लेकर 1921 का जो दशक था, इसके अंदर जनसंख्या देखिए 1911 में जनसंख्या थी 25.21 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, जो यानी में गिरावट आकर 25.13 करोड़ होगी, यानी लगभग 8 लाख जनसंख्या है 10 सालों के अंदर क्या होगी? घट गई। तो इसका घटने का कारण क्या था? एक तो था इन्फ्लुएंजा महामारी, और दूसरा कारण क्या था? यानी अकाल और मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा महामारी की वजह से यानी 8 लाख जनसंख्या यानी 1911 से 21 के दशक में घटी, यानी कुल जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर -0 यानी 0.31% की क्या है? इसके अंदर गिरावट दर्ज की गई थी। तो इसी दशक को भारतीय जनसंख्या का यानी महान जनसंख्या विभाजक दर के रूप में भी कहा जाता है 11 से 21 के, और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक था। और भारतीय जनगणना इतिहास में एकमात्र ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर इसी दशक के अंदर की गई थी। तो इस प्रकार यानी सीधा शास्त्री उत्तर देना है कि भारतीय जनगणना इतिहास में 1911 से लेकर 1921 के दशक के अंदर यानी जनसंख्या के अंदर यानी -0.31% की गिरावट आई थी, अर्थात 1911 में जनसंख्या थी 25.21 करोड़, जो घटकर 1921 के अंदर 25.13 करोड़ जनसंख्या यानी गिरावट आई। और इन गिरावट का कारण इन्फ्लुएंजा महामारी और अकाल था। तो इस यानी अवधि को भारतीय जनगणना इतिहास में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक या महान जनसंख्या विभाजक दशक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर जनसंख्या के अंदर वृद्धि दर्ज है वो
प्रमुख रूप से की गई थी। तो ये हो गया ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। अब क्या है, अब थोड़े से राजस्थान की भी अपने एक यूनिट लगती है एमए ज्योग्राफी के अंदर, तो उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं, चलो देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए राजस्थान के मैप के अंदर यानी फर्स्ट क्वेश्चन आता है थल्ली क्या है भाई। थल्ली आपने देखी ये चूरू है, और चूरू के अंदर यदि हम बात करते हैं ये इधर आ जाता है, यानी चूरू और सरदारसर के आसपास वाला जो मुख्य रूप से आंतरिक अपवा प्रणाली वाला जो निम्न यानी मुख्य रूप से क्या है यानी भाग है, जो मुख्य रूप से क्या है थल्ली कहलाता है। और इसके अंदर यानी कई सर थे, जैसे नाला सर, माना सर, यानी कई जो सर है, सर का मतलब वो तालाब। तो निम्न भूमि और आंतरिक अपवा प्रणाली वाला जो क्षेत्र है, जो सरदारसर और चूरू के आसपास वाला जो क्षेत्र है, जो निम्न यानी हम बात करते हैं बालुका यानी स्तूपों की श्रृंखला के मध्य निम्न तल्ली वाला जो क्षेत्र है उसको थल्ली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कई छोटी छोटी ढांड और यानी छोटी छोटी उस क्षेत्र में प्राचीन समय के अंदर यानी सर या तालाब है वो पाए जाते थे। तो ये क्षेत्र कहलाता थल्ली के नाम से जाना जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियों पर टिप्पणी कीजिए। यानी मेरवाड़ा की पहाड़ियों से क्या तात्पर्य, तो 2 नंबर का प्रश्न इसके अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए यानी ये आ जाता है अजमेर, पाली, चलो ये वाला जो क्षेत्र है यानी इस साइड में जाते हैं तो ये आ जाता है मारवाड़, और इस साइड में जाते हैं तो आ जाता है मेवाड़। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्या है, मारवाड़ क्या है, एक मैदानी भाग है, यानी समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई यानी 300 मीटर के अंदर आ जाती है। और मेवाड़ क्या है, पठारी प्रदेश है ना, पठारी प्रदेश है। तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठारी प्रदेश से अलग करने वाली 2 अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को यानी मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार शेप में फैली हुई, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो तारागढ़ है, जो यानी मुख्य रूप से क्या है 873 मीटर ऊंची स्थित है। तो सीधा सा उत्तर देना है मेरवाड़ा की पहाड़ियों, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के पठारी भाग से अलग करने वाली 2 अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं वो मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया कौन सा, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अब थोड़ा सा इसका मैंने अलग प्रश्न एक और बनाया, छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान बेसिकली यानी कैट किसे कहते हैं, तो यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। देखिए ये बांसवाड़ा है और ये प्रतापगढ़, पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 नदी नालों या 56 ग्रामों का जो समूह होता है उसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भूखंड है यहाँ माना जाता है कि 56 नदी नालों के द्वारा यानी मुख्य रूप से निर्मित है। काफी ऊबड़ खाबड़ और बीच बीच में छोटे छोटे निम्न गर्तीय मैदान पाए जाते हैं। तो ऐसा जो मुख्य रूप से क्या है यानी नदी नालों या 56 ग्रामों का जो समूह है जो मुख्य रूप से क्या है यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य पाया जाता है। तो ऐसे मैदान को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया अपना 8वां। अब बात करते हैं बोराट का पठार से क्या तात्पर्य है। तो बोराट का पठार हम बात करते हैं यानी ये आ जाता है अपना उदयपुर। अब उदयपुर के अंदर क्या है यानी उत्तर पश्चिम में यानी इधर आ जाता है कुंभलगढ़, यानी कुंभलगढ़ आ जाता है कुंभलगढ़, और इधर आ जाता है यानी कुंभलगढ़ से लेकर राजसमंद के मध्य
अर्धचंद्राकार आकृति या तस्तरीनुमा आकृति के अंदर जो मुख्य रूप से क्या है, बीच जो फैला हुआ जो पठारी भाग है उसको भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। यानी पिछले एग्जाम में लास्ट यानी मुख्य रूप से क्या है, यानी मेसा के पठार पर टिप्पणी आ चुकी है। तो अब की बार जो बोराट का पठार या इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लासड़िया का पठार। तो बोराट का पठार क्या है, यानी उदयपुर का जो उत्तर पश्चिम के अंदर कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक जो तस्तरीनुमा आकृति के अंदर जो फैला हुआ जो पठारी भाग है वो बोराट के पठार के नाम से क्या है, जाना जाता है। देखिए इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न एक और हम डिस्कस करते हैं, लासड़िया का पठार। लासड़िया का पठार, क्योंकि लासड़िया के पठार पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यानी जैसलमेर झील के यदि हम बात करते हैं पूर्व के अंदर, यानी वो तो था क्या, बोराट का पठार था उत्तर पश्चिम में, यानी उदयपुर के उत्तर पश्चिम में था। और ये झील है यानी ये आ जाती राजसमंद झील, तो यानी आपकी आ जाती जैसलमेर झील। राजसमंद तो राजसमंद जिले में, जैसलमेर झील के पूर्व के अंदर और जो मुख्य रूप से क्या है, यानी कटा फटा हुआ जो पठारी भाग है उसको लासड़िया के पठार के नाम से क्या है, जाना जाता है। और ये लासड़िया का जो पठार है वो हम बात करते हैं 325 से लेकर 650 किलोमीटर की ऊंचाई तक मुख्य रूप से फैला हुआ कटा फटा जो पठारी भाग है वो लासड़िया का पठार के नाम से जाना जाता है। देखिए यानी उदयपुर के अंदर जो यानी जैसलमेर झील के यानी पूर्व के अंदर, कहा जैसलमेर झील के यानी पूर्व के अंदर जो मुख्य रूप से जो कटा फटा हुआ जो पठारी भाग है जिसकी औसत ऊंचाई यानी उसको 325 से लेकर 650 मीटर की ऊंचाई में जो फैला हुआ कटा फटा जो पठारी भाग है वो लासड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। तो बोराट का पठार भी हो गया और लासड़िया का पठार। अब हम अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह प्रणाली पर डिस्कस कीजिए। देखिए आंतरिक प्रवाह प्रणाली से क्या तात्पर्य, तो आंतरिक प्रवाह प्रणाली से तात्पर्य यानी उन नदियों से है जो न तो अरब सागरी अफवाह प्रणाली का भाग है न ही बंगाल की खाड़ी के अफवाह का भाग है। तो वो नदियां या तो मरुस्थलीय धोरों में जाकर विलुप्त हो जाती है या वो किसी झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो देखिए राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तर पश्चिम वाला जो राजस्थान का 60.2% भाग है वो आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाला पाया जाता है। और इसके अगर हम बात करते हैं यहाँ की जो अधिकांश नदियां, एक नदी को छोड़ दो लूणी नदी को, बाकी सारी की सारी नदियां हैं वो आंतरिक अपवाह प्रणाली का निर्माण करती है। चाहे वो मुख्य रूप से कालका शिमला से निकलने वाली घग्गर नदी है जो सूतगढ़ के आसपास के दौरों के अंदर जाकर विलुप्त हो जाती है, जो आंतरिक अपवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। चाहे सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलने वाली कांकरी नदी जो सीकर और मुख्य रूप से क्या है यानी झुंझुनू में बहकर और ये चूरू की सीमा के पर समाप्त हो जाती है। कई बार ये पहले बताते थे कि राजगढ़ का जो रडुआ गांव है तो रडुआ गांव की रोही में आकर ये नदी समाप्त होती थी। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये नदी आ जाती है कौन सी, यानी आपकी कांकरी नदी सीकर की खंडेला से निकलती है, सीकर झुंझुनू में बहकर चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यानी जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलने वाली कांकनी नदी जो जैसलमेर से 27 किलोमीटर दूर से निकलकर और यहाँ एक झील है बुध झील में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जयपुर के अंदर यानी सेवर की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी साबी नदी है वो भी मुख्य रूप से क्या है यानी सांबर झील के अंदर जाकर, इसके अलावा जयपुर की बैराट पहाड़ियों से निकलने वाली बाणगंगा नदी वे यहीं पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कांगड़ी है, रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला, ये जो नदियां आंतरिक अपवाह प्रणाली वाली नदियां है। तो ये शॉर्ट में भी बनता है और ये बै भाग के अंदर भी ये प्रश्न है वो आ
सकता है। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान के वृहद भूगोल, भारत के वृहद भूगोल के अंदर यानी भारत के अंदर यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का ये थर्ड वीडियो, इसके बाद अंतिम वीडियो अपने देंगे। उसके बाद जो निबंध यानी बै भाग वाले जो प्रश्न होते हैं, जिसके अंदर यानी 200 शब्द सीमा वाले जो शब्द है प्रश्न है, उन प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे, जो अब की बार यानी बै भाग से 4 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये दोनों पार्ट बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और ये स्कोरिंग भी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।